नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं सीख सका और जो कुछ भी मुझे आया वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। आज की चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र आज शिफ्ट हो रहे हैं कर्क राशि में और उसका क्या प्रभाव सबके ऊपर होगा, सभी लग्नों पर इसके क्या प्रभाव है, की चर्चा होगी। अब इसमें प्रस्तावना पे आप बहुत जरूर ध्यान दीजिए कि हो ये रहा है कि अकेले शुक्र शिफ्ट हो रहे हैं केवल, पर जिस राशि में जा रहे हैं कर्क में, वहां पहले से ही मंगल विराजित हैं और उनका वो अपनी कर्क राशि यानी नीच राशि में वहां पर हैं। तो ये हुआ शुक्र मंगल का गोचर में मिलन। यहाँ एक और भी बात हो रही है, वो ये कि शनि की पूर्ण दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर पड़ रही है। तो आप इसे शुक्र का गोचर भी कह सकते हैं, शुक्र और मंगल की युति का प्रभाव कह सकते हैं, मंगल शनि की समसप्तक दृष्टि और शुक्र और शनि की समसप्तक दृष्टि भी कह सकते हैं। इस सबका प्रभाव एक साथ होगा क्योंकि लगातार ये जो गोचर की स्थिति है ये 22 जून से 16 जुलाई तक बनी रहेगी, बराबर एज इट इज। तो हमको चाहिए कि हम इस सब प्रभाव को एक साथ मिलाकर देखें, ना कि अलग अलग करके। तो कोशिश करते हैं कि हर एक लग्न पर इसके क्या प्रभाव होंगे और उसका किस तरह का असर देखने में आएगा, वो बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाए। शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन की स्थिति पे ध्यान दीजिए कि लग्न का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में चल रहा है और शुक्र उसके साथ बैठे हैं। शुक्र और मंगल जब भी एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक दोष का काम करते हैं, एक आक्षेप की बात करते हैं, वैवाहिक जिंदगी में उथल पुथल की बात करते हैं। और इस पर बड़ी बात यह है कि शनि की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इसका नुकसान ये हुआ, पहले कारक के हिसाब से आप समझ लें कि शुक्र यहाँ पर एक अकारक मार्केश ग्रह है मेष वालों के लिए, वो दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। तो इस कारण उसकी स्थिति यहाँ थोड़ी वीक है और उसका चौथे घर में बैठना, चौथा घर यानी सुख, हमारे सुखों की कमी की बात करी। कमी कौन से सुखों की? कुटुंबों के सुखों की कमी आएगी और वैवाहिक जीवन के सुखों की कमी आएगी। कौन सा ग्रह साथ में बैठा है? लग्नेश और अष्टमेश मंगल, जो इस कुंडली में कारक है, अच्छा है, लेकिन अपने नीच राशि में। जब कारक ग्रह वीक होता है तो वो भाव बहुत कमजोर हो जाते हैं जिनका वो स्वामी है। तो कौन से भाव कमजोर हो गए? हमारी लग्न, हमारा व्यक्तित्व। और शनि की दोनों पर पूर्ण शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो ये सारी स्थितियां बेहद खराब हो गई और शनि बलवान है। तो जितना मजबूत ग्रह होगा अपने भाव में तो उसकी दृष्टि का प्रभाव भी उतना ही अधिक आएगा। रिजल्ट क्या निकला? एक और मुद्दे पे ध्यान दीजिए कि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपकी तुला राशि यानी सप्तम भाव पर, और शनि की दशम दृष्टि वहां पड़ रही है, अपनी उच्च दृष्टि उसी भाव पर। तो शनि भाव और भावेश, सप्तम भाव की बात करें, को प्रभावित कर रहे हैं, मंगल भी भाव और भावेश को प्रभावित कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट कैसे गिने? तो अब ये साधारण बातचीत में मैं कोशिश करता हूं, ज्योतिष का टिपिकल छोड़ देता हूं कि जब भी सातवें भाव पर दो दो पापी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव आएगा तो इससे वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होगी। और क्योंकि कारक शुक्र वीक हो गया तो स्थितियां और खराब हो गई। और क्योंकि मेष लगन वालों के लिए सप्तम भाव का स्वामी भी है, तो स्वामी भी वही है, कारक भी वही है, और सप्तम भाव पर दो पापी ग्रहों की दृष्टि भी है। और सप्तम भाव से दो केंद्र, चौथे और 10वें भाव में दो पापी ग्रह बैठते हैं। तो वैवाहिक जिंदगी में उथल पुथल जरूर आएगी, एक दूसरे पर शक की प्रवृत्ति जरूर आएगी, कुटुंब के साथ तालमेल की समस्याएं आएंगी, आपको सेहत की दिक्कतें देखने में आएंगी, धन की दिक्कतें देखने में आएंगी, अपने घर से कहीं शिफ्ट होने की परिस्थितियां भी बन सकती हैं, कुछ दिनों के लिए अलग जाने का भी योग बन सकता है। तो तालमेल खराब हो रहा है, व्यवहार में दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी के साथ या वैवाहिक जिंदगी, पति या पत्नी जो भी है के साथ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो एडजस्टमेंट खराब होगा, तालमेल खराब होगा, अपयश होगा, खींचतान होगी, एक्स्ट्रा लोगों का बीच में आना जाना, यानी युद्ध का भाव है कि अभी ये बात कर रहे हैं, अभी वो बात करने के लिए आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कि मन मुटाव साधारण से अधिक होगा, जो घर से बाहर तक भी बात जाएगी, सिर्फ कमरे तक सेटल नहीं होगी। तो इनके लिए ये स्थिति है। तो कुटुंब की स्थिति कमजोर हुई,
व्यवहार कमजोर हुआ, आपकी भाषा कमजोर हुई और वैवाहिक जिंदगी में भी आपको तनाव देखने में आया। चौथा घर मन के सुख का है, तो मन बड़ा उद्विग्न रहने वाला है, यही समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सवाल आता है कि क्या करें। यहाँ दो स्थितियां ठीक हो सकती हैं कि हम मंगल को मजबूत करते हैं और शुक्र का कुछ दान करते हैं तो बात बन सकती है। ये सभी चीजें वीडियो के आखिर में मैं एक साथ बता दूंगा, जिससे कि आप उपाय करना सहज हो जाए। तो मेष वालों के लिए स्थिति बिल्कुल खराब है, इसका कोई भला इनको होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा। सावधान रहें, जिनकी नई शादी हुई है वो जानबूझकर ज्यादा सावधान रहें, नहीं कि उन्हें दिक्कतें ज्यादा आएंगी। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। अब देखिए, वृषभ लग्न में लग्न का ही स्वामी है, कौन है? शुक्र। और वो तीसरे घर में अपनी शत्रु राशि में गया और उसके साथ मार्केश मंगल भी बैठ रहा है और योग कारक, जबरदस्त योग कारक शनि, उसकी पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो क्योंकि यहाँ गोचर में अष्टम भाव का स्वामी ही कमजोर है, सॉरी सप्तम भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में और शुक्र मंगल का योग बना, तो अब ये दोनों क्या हैं? लग्न के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। यही वैवाहिक जिंदगी को देखने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी भी वैवाहिक जिंदगी में उथल पुथल जरूर आएगी, खींचतान भी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लोगों को कानाफूसी करने का मौका मिलने वाला है। आपको आपकी की हुई मेहनत के हिसाब से रिजल्ट आने में दिक्कतें आएंगी। आप जो सबको समझा लेते थे, अब अपने घर वालों को ही नहीं समझा पा रहे। तो वृषभ लगन वालों के लिए भी स्थितियां, ये जो गोचर का थोड़ा सा समय जो 1 महीने से भी कम का है, ये दिक्कतें जरूर देगा। इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। वैवाहिक जिंदगी की स्थितियां, इसमें शक, इसमें किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गुंजाइशें हो या ना हो, मुद्दा वो नहीं है, पर संभावनाएं खोजी जाएंगी और जिसका नुकसान देखने में आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंटली सीखनी है कि ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो उसका क्लैरिफिकेशन जल्दी कीजिए, और नहीं बन रही है तो प्रयास कीजिए कि बिल्कुल ना बने, क्योंकि ऐसा हुआ तो इसके आंसर बहुत दिनों तक देने पड़ सकते हैं। मिथुन लगन के हिसाब से देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है। मिथुन में 12वें घर का और 5वें घर का स्वामी है शुक्र, और जो मंगल है वो 6ठे घर का और 11वें घर का स्वामी है। तो मंगल यहाँ जबरदस्त अकारक हो गया और शुक्र पंचम भाव के स्वामी के कारण कारक है और बैठे हैं दूसरे घर में। तो बोली, भाषा, व्यवहार, कुटुंब के साथ तालमेल में दिक्कतें आएंगी। थोड़ी बहुत धन को लेकर के भी तनाव देखने में आना चाहिए। संतान के साथ थोड़ी दिक्कतें आएंगी। सही मौके पे सही डिसीजन लेने में दिक्कतें देखने में आएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि पैसा बहुत सा खर्च हो सकता है, यात्राओं के नाम पर, कुछ खरीदने के नाम पर, कैसे भी। तो धन खर्च ज़्यादा हो रहा है, तालमेल में दिक्कतें आ रही हैं। और इनके लिए क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावनाएं हो भी सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आप ही प्रयास करें, कोई और भी आपके लिए प्रयास कर सकता है। तो ये संभावनाएं क्या करती हैं? वैवाहिक जिंदगी को थल पुथल करती हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें धन को भी देखने में आ रही हैं, भागदौड़ को देखने में आ रही हैं, और मंगल यहाँ जबरदस्त अकारक होकर के पूरी जान लगाएगा कि ये स्थितियां और खराब हो जाएं। तो इन चीज़ों को संभालने और समझने का, और यहाँ पर शनि वैसे तो बुरा नहीं है, यहाँ पे एवरेज माना जाता है, पर मिथुन वालों के लिए शनि भी अष्टम भाव का स्वामी होकर के दृष्टि डाल रहा है। तो ये कोई शुभ स्थिति नहीं है। तो आपको भी सावधानी की जरूरत है। सीधे सीधे बहुत अधिक वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें बहुत सा पैसा खर्च हो जाए, जो फिजूल में पैसा खर्च हो गया, केवल शो ऑफ में पैसा खर्च हो गया, जरूरत नहीं थी, बिना जरूरत के कुछ परचेजिंग कर ली, कुछ खींचतान बढ़ गई, या पहले से जिनसे रिलेशन थोड़े ठीक थे उनसे बिना मतलब खराब हो गए। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में जरूर आएंगी, जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन में आएगा। धन को लेकर के भी आएगा, आपसी तालमेल को लेकर के भी देखने में जरूर आएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के लगन में ये सब कुछ बैठे हैं। मंगल जबरदस्त कारक है पर अपनी नीच राशि में चले गए। शुक्र इनकी कुंडली में केंद्र का स्वामी है, इसलिए शुभ है, और 11वें का स्वामी होने के कारण भी बहुत बुरी स्थिति नहीं है। लगन में बैठे हुए ग्रह वैसे भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक खास बात कि मंगल लगन में, शुक्र लगन में, और शनि आ गया सप्तम भाव, तो ये लग्न और सप्तम को डायरेक्टली जोड़ रहा है एक दूसरे से। इसे हम समसप्तक भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी आपसी तालमेल में दिक्कतें जरूर आएंगी, सेहत को लेकर के दिक्कत जरूर आएगी, मान सम्मान में कुछ कमी होती, जब दोष लगता है, जब हम किसी पर कोई आक्षेप लगा रहे हैं, या हमें ऐसा डाउट है कि कुछ ऐसी गड़बड़ आप कर रहे हो, तो दिक्कतें तो आएंगी। तो इसमें प्रेम होने का योग बनता है,
ये प्रेम का योग भी है, इसमें प्रेम विवाह की संभावनाएं भी देखने में आ सकती हैं, या ऐसे डिसीजंस भी लेने के लिए सोचा जा सकता है कि हम प्रेम विवाह कर लें। तो अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन ठीक है तो लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, आपको विशेष रूप से यहाँ सावधानी की जरूरत है। तो जो अनमैरिड हैं उनके लिए तो एक अच्छी संभावना है विवाह के एंगल से, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो, और लव मैरिज की बात यहाँ हो रही है, साधारण विवाह भी इस दौरान देखने में आता है, लेकिन कर्क वालों के लिए लव मैरिज की गुंजाइश, उनके लिए तो ये शुभ बात हो गई जो प्रेम करते हैं और अभी अविवाहित हैं। और जो विवाहित हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन में खींचतान देखने में आ सकती है, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। इनकम इंप्रूव होगी, ये एक फ़ायदा होने में दिखाई देगा। थोड़े बहुत सुख बढ़ भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुखों के बढ़ने में एक चीज़ देखने में आएगी कि उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है, वो उतना आनंद नहीं आ रहा जितना उसमें आना चाहिए था। तो कर्क लगन के लिए भी ये कोई बहुत शानदार जो गोचर का परिवर्तन है नहीं है। इसके नुकसान कहाँ पर आ रहे हैं वो फील्ड में आपको बराबर क्लियर करता जा रहा हूँ। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन की स्थिति क्या है कि 12वें घर में ये शुक्र मंगल का योग बनेगा। जर्नली जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं मेष लगन की, तो उसमें 12वें घर में 12वीं राशि आएगी और शुक्र वहां पर होते हैं अपनी उच्च राशि में। तो एक साधारण सा नियम यह है कि जहां काल पुरुष की कुंडली का कोई ग्रह मजबूत होता है उसे हम उसी एंगल से भी लेते हैं, ठीक है। तो शुक्र का 12वें घर में होना कुछ हद तक शुक्र के लिए सही प्लेसमेंट है गोचर में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो जिस घर से भी 12वें होता है उस घर की सामर्थ्य को इंप्रूव करता है। 12वां घर हमारे बेडरूम को भी बिलोंग करता है और वहां पे एक पापी ग्रह मंगल भी पहले से हैं और वहां पर अब शनि की भी पूरी दृष्टि है, शुक्र वहां आ गए। तो आपके तालमेल किसी ना किसी कारण खराब हो सकते हैं। उसमें कारण हो सकता है आपकी यात्राएं, हो सकता है आपको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़े, विदेश जाना पड़े, कहीं टूर पे जाना पड़े, जिसके कारण आपसे तालमेल खराब हो, एक दूसरे के साथ दिक्कतें आएँ। शो ऑफ ज़्यादा होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, दिखावे में पैसे खर्च होंगे, भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी। कुछ छोटी मोटी खींचतान इस तरह की भी देखने में आएगी कि आप औरों के मुकदमे सॉल्व कर रहे हैं, औरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की समस्याएं बढ़ जाएं, यानी उस प्रॉब्लम में धीरे धीरे आपको भी घसीट लिया जाए। तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। किसी की हद से ज़्यादा जब आप इन मुद्दों पर, प्रेम विवाह, आपसी एडजस्टमेंट में अगर आप ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे तो इसका नुकसान आपको ये हो सकता है कि वो आक्षेप आप तक भी आएंगे कि आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो सिंह वालों के लिए ध्यान रखने की बात यह है कि 12वें घर में बैठना, वैसे भी 6ठे 8वें 12वें गोचर में जो योग बनते हैं वो बहुत शुभ फल नहीं देते। तो थोड़ी वैवाहिक जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा संभाल के यहाँ पे बात चलना जरूरी है। उपाय वीडियो के आखिर में मैं एक साथ बता दूंगा। कन्या लगन की बात करते हैं, इनके लिए योग बनेगा 11वें भाव में। तो ये शुभ है क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह जाएगा वो खराब असर नहीं करता। मंगल इनके लिए पूर्ण रूप से अकारक है, जबरदस्त, लेकिन 11वें घर में बैठा है इसलिए शुभ है। शनि इनके लिए योग कारक है, पंचम का स्वगृही, इसलिए वो शुभ है। और शुक्र इनकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, धनदायक योग है। तो बिल्कुल संभव है कि आपको धन बढ़ जाए, आपको धन कमाने के मौके मिले, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि जिससे आपका धन बढ़ता चला जाए। तो कन्या लगन वालों के लिए नए कमाने के मौके हो सकते हैं, धन को बढ़ाने के मौके हो सकते हैं, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ तालमेल होंगे, भाग्य का और पिता का सहयोग मिलता भी दिखाई दे रहा है और संतान का सहयोग भी मिलेगा। अगर आप इतने बड़े हैं कि आपके बच्चे बड़े हैं और आपको राय मशवरा दे सकते हैं तो इस दौरान लिए गए डिसीजन फायदेमंद साबित होंगे। बच्चों का सहयोग अच्छा होगा, कुटुंब का सहयोग अच्छा होगा, कोई सा भी लगभग नुकसान नहीं है। इसका थोड़ा बहुत 19-20 शरारतों पर भी देखने में आएगा, वो तो शुक्र मंगल का अपना रिवाज है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी उथल पुथल लेकर के नहीं आएगा। तो इनकम के हिसाब से अच्छा है, धन बढ़ रहा है और उस धन का बेस भी मजबूत होगा। मतलब यहाँ ये है कि जो आप जिन रस्तों से पैसा कमाएंगे वो रास्ते इस गोचर के खत्म होने के बाद बंद नहीं होंगे, वो आगे तक बढ़े रहेंगे। तो कन्या के लिए ये अच्छे अवसर हैं नए प्रयास करने के, नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने के, जिससे कि उन्हें लाभ हो। किसी विशेष उपाय की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने छोटे भाइयों से तालमेल थोड़ा इम्प्रूव कीजिए और अपनी लेबर अगर है तो आप ऐसी कोई काम करते हैं जिसमें आपका सपोर्टिंग स्टाफ है तो उनसे तालमेल बढ़ा के चलना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां बिगड़ेंगी क्योंकि वही लोग गड़बड़ करेंगे। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर आपने ठीक रखा तो आपके लिए गोचर बहुत शुभ है। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में लगन के स्वामी ही हैं शुक्र,
और दशम भाव में सब कुछ है। यानी तुला लगन के केंद्र में एक चौथे घर में शनि, 10वें घर में शुक्र मंगल आ गए और दोनों ग्रहों की, मंगल की और शनि की, लगन पर दृष्टि है। लगभग बहुत अच्छी स्थिति है। आमदनी के हिसाब से, धन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, कमाने के हिसाब से, पिता के सुख के हिसाब से, माँ के आशीर्वाद के हिसाब से यहाँ ऐसी कोई बहुत खराबी होती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अपनी नीच राशि में और शुक्र लगन का स्वामी है, तो इस कारण थोड़ा बहुत सेहत को लेकर के तनाव देखने में आ सकता है। सिर्फ सेहत की बात हो रही है। 19-20 वैवाहिक जिंदगी में भी फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा पर थोड़ा बहुत जरूर आएगा। लेकिन स्टेटस, पोजीशन, रुतबा, नाम, यश, ये सभी चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देती हैं, उसका लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब यह खास बात क्यों है? क्योंकि शनि यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह है और उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो जो ग्रह जितना बलवान होता है उसकी दृष्टि भी उतनी ही पॉजिटिव असर करती है। मंगल यहाँ पर पूर्ण रूप से मार्केश है, लेकिन मंगल के मार्केश होने के बाद भी वो दशम भाव में बैठता है, तो स्थितियां यहाँ पे खराब नहीं। तुला लगन के लिए स्थितियां लगभग ठीक हैं। आमदनी, रुतबे, पोजीशन, सामाजिक स्तर को इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ी बहुत 19-20 शरारतें तो शुक्र मंगल की रहेगी, लेकिन ये ज़्यादा खराब स्थिति नहीं आएगी, कोई तनाव वाली बात नहीं होगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो ये सारी स्थितियां 9वें घर में बनेंगी। शुक्र मंगल का योग 9वें घर में है। जर्नली आप कभी देखें, प्रैक्टिस में देखें, ऐसा लिखा नहीं है किसी किताब में, ये केवल मेरा विचार है जो मैंने समझा कि शुक्र मंगल की युति अगर परमानेंट कुंडली, जन्म कुंडली में 5वें, 7वें या 9वें घर में हो तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करती है और इस हद तक भी करती है कि तलाक भी हो सकता है या आपसी सामंजस्य कभी ना बने। खैर ये तो लगन कुंडली की बात थी। गोचर के हिसाब से यहाँ पे इन दोनों का इकट्ठा होना भाग्य के घर में ये कोई बहुत सुंदर योग नहीं है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी है और मंगल लगन का स्वामी है। तो लग्न और सप्तम जब दोनों जुड़ गए और दोनों कमजोर, दोनों पे शनि की दृष्टि, तो इनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। पर शायद हेल्थ के हिसाब से आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कतें आएंगी, आपके स्वास्थ्य को भी दिक्कत आएंगी और ये रिश्ता भी बीमार होगा। पति पत्नी का रिश्ता भी थोड़ा बीमार होगा। अभी जो लोग प्रेम में हैं, अभी विवाह नहीं हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आपस में एक दूसरे पर शक की प्रवृत्तियां डेवलप होंगी। वो भी एक दूसरे को बहुत भला नहीं रखेंगे। मतलब एक एक शक की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति आएगी, जिसे हम कहते हैं रिव्यू करने की जरूरत, आगे बढ़ें भी कि नहीं। क्योंकि भाग्य के स्थान पर है सब कुछ, तो स्थिति उतनी खराब नहीं है। पर लग्नेश भी वीक हो गया, कॉन्फिडेंस खराब हो गया है, वैवाहिक जीवन के तालमेल शुक्र के कारण खराब हो गए, पर एफर्ट्स बड़े मजबूत हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि स्थितियां सिर्फ बिगड़ेंगी, खत्म नहीं होंगी, क्योंकि शनि की कृपा से ये मान के चलिए कि बिगड़ेगा भी, बिगाड़ेगा भी वही, संभालेगा भी वही। तो वृश्चिक के लिए स्थितियां साधारण से थोड़ी कम खराब हैं खराब हैं। ये योग अच्छा तो है ही नहीं, लेकिन बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो ये सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं तो ये अष्टम भाव में चला जाता है। गोचर में चौथे, 8वें, 12वें गए हुए ग्रह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, वो खराब परफॉर्मेंस देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि 8वां घर हमारे लिए मृत्यु का भाव होता है। इस कारण अब यहाँ जो हमारा छठे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है, यानी धनु लगन के लिए शुक्र जबरदस्त अकारक है और अकारक हो गया वीक। तो अपने आप में ये इनकम के लिए भी थोड़ी सी ठीक बात हो गई, शत्रुओं के लिए भी आपका फेवर हुआ, शत्रु कमजोर पड़ गए। मंगल यहाँ पर पंचम का स्वामी और 12वें का स्वामी है, तो 12वें का स्वामी होने के कारण ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पहले पंचम घर का स्वामी आएगा तो वहाँ का असर करेगा। तो धनु के लिए मंगल कारक हुआ। तो इन दोनों का 8वें जाना कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति नहीं बनाता है। ये हेल्थ के इशू ज़्यादा देगा, बीमारियों की प्रॉब्लम देगा, ये किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स को देगा, शरीर में कुछ गांठों की या किसी तरह के ऑपरेशन की संभावना है। इसमें आंखों की भी बात देखने में आ सकती है, कमर, जेनेटिकल पोर्शन से संबंधित भी कोई तनाव देखने में आ सकता है। तो आपके लिए योग वैवाहिक जिंदगी की खींचतान से कहीं अधिक आपके स्वास्थ्य पर दबाव डालने की बात करने वाला है। इसका ये असर जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में ये आमदनी को भी कुछ हद तक घटाएगा। नए सोर्स बनेंगे पर पुराने सोर्सेज में असंतोष आएगा और आपकी सेविंग्स भी थोड़ी सी कम होगी, यानी पैसा आपका ब्लॉक होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो धनु के लिए भी कोई बहुत सुंदर योग बिल्कुल नहीं है, खराब योग है।
मकर लगन की बात करते हैं। शनि लगन के अंदर ही राजयोग बनाकर बैठे हैं और शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में आ गई, यानी सप्तम भाव पर शुक्र का, मंगल का और शनि का तीनों का प्रभाव आ गया। तो ये वैवाहिक जिंदगी में जबरदस्त उथल पुथल की जिम्मेदारी हो गई। यहाँ पे मंगल तो जबरदस्त कारक है, शुक्र भी कारक है। गौर कीजिए, इस लगन के लिए, मकर लगन के लिए हमारे लिए मंगल और शुक्र दोनों कारक हैं, दोनों कारक होकर केंद्र में बैठे हैं। अपने आप में प्लेसमेंट वाइज अच्छा है, लेकिन जो सप्तम भाव में ये दोनों ग्रह इकट्ठे आए तो ये एक दूसरे के लिए अच्छा योग ना बनाकर वैवाहिक जिंदगी को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी समझदारी अच्छी रहेगी। आपकी लगन में शनि का राजयोग चल रहा है, तो बहुत प्रयास अगर आपने किया तो शायद कुछ भी ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो बिगड़ेगा आप अपने प्रयासों से उसे संभाल लेंगे। बिगड़ेगा जरूर, खींचतान जरूर होगी, क्योंकि वो करेगा ही करेगा शुक्र मंगल यहाँ। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी हम चर्चा करते हैं, इसमें दिमाग का फिजूल भटकने की भी हम चर्चा करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, आप अपनी समझदारी से खुद को रोक भी सकते हैं, लेकिन आक्षेप लग सकता है, एक दोष लग सकता है, हो सकता है उसका कुछ भी रिजल्ट ना निकले, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप पे झूठा आरोप भी लग सकता है, फाइनली कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुल मिलाकर ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें, उनके और अपने रिश्ते को लेकर सजग रहें। ना बेमतलब के शक में जाएं, ना किसी को शक करने की स्थिति आने दें, क्योंकि ये स्थिति आएंगी। संभाल आप सब कुछ लोगे तो आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंभ लगन की बात करते हैं। अब कुंभ लगन का क्या है, छठे घर में ये योग बनेगा। शुक्र जबरदस्त कारक है, मंगल भी कुछ हद तक कारक है, दोनों का ही छठे घर में जाना ठीक नहीं। तो गोचर में शुक्र या परमानेंट कुंडली में भी बात कर लें, शुक्र छठे में होता है तो सबसे कमजोर होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वहाँ 6, यानी शुक्र नीच में चला जाता है और मंगल वहाँ शत्रु होता है। वैसे भी मंगल छठे घर में, क्योंकि वो 3, 6, 11 के हिसाब से ले लें या 6, 8, 12 के हिसाब से ले लें, दोनों सूरतों में छठे घर में मंगल का होना, और मंगल वहाँ का कारक भी है। तो ये एक खराब स्थिति हो गई। निश्चित रूप से तनाव, अपमान, खींचतान, एक दोष लगने की परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई देता है। सुखों की कमी देखने में आ सकती है, यात्राएं बढ़ सकती हैं, तालमेल में दिक्कतें देखने में आएंगी। अगर आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में हैं, तो एजुकेशन से संबंधित भी तनाव देखने में आपको आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी की यहाँ सख्त जरूरत पड़ने वाली है, अन्यथा आपके खर्चे भी होंगे, फिजूल की भागदौड़ होने वाली है, मन का सुख कम होने वाला है, भाग्य की कमी देखने में आएगी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ शुगर अगर है तो वो बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर है तो वो भी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा संभाल के चलें। सीधे सीधे वैवाहिक जिंदगी को कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ रही है, पर ये ग्रह अपने आप में शत्रुओं को मौका देंगे आप पर हमला करने का, बीमारियों को मौका देंगे आप पर हावी होने के लिए। तो हमको यही इंपॉर्टेंटली सीखना है इस दौरान कि किसी भी हालत में हेल्थ को खराब नहीं होने देना है और शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। कोई भी मुद्दा आता है तो उसका क्लैरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी, समस्या हो सकती है। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब आ गई हमारी आखिरी लगन, मीन। मीन लगन के लिए ये 5वें घर में बैठता है। तो 5वां घर क्या है, हमारी सोच समझ, प्लानिंग, सही मौके पर सही फैसला, संतान, हमारा पाचन तंत्र, पेट। तो पेट से संबंधित तनाव आएंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में कोई कमियां देखने में आ सकती हैं और वैवाहिक जिंदगी भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। हमारी जमा पूंजी कुछ ब्लॉक होती हुई दिखाई दे सकती है, हमारा भाग्य यहाँ कमजोर होता हुआ दिखाई दे सकता है, पर आमदनी के नए सोर्सेज बनेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ नुकसान हो रहा है, भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन पिछले काम, जो नए काम कोशिश कर रहे हैं बन नहीं रहे, पर पिछले काम अच्छे चल रहे हैं। जमा पूंजी ब्लॉक हो रही है, उन कामों के लिए इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है। संतान के साथ तालमेल खराब होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई इस दौरान डिस्टर्ब होगी। और उम्र कम है तो प्रेम के योग शुरू हो सकते हैं। उम्र नॉर्मल है, मतलब इतनी छोटे भी नहीं हो बड़े भी नहीं हो, तो यहाँ विवाह का भी योग बन सकता है। और ज़्यादा उम्र है तो थोड़ा बहुत दोष लगने का भी। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट जरूर होगा। 5वें घर में बैठ के वो हमारी बुद्धि को प्रभावित जरूर करेगा, और शुक्र जो प्रभावित करेगा वो शुक्र वाले ऐब के साथ ही करेगा, क्योंकि वो पीड़ित है इस टाइम। तो थोड़ी सावधानी रखेंगे तो लगभग कुछ भी नहीं होगा, आराम से ये समय निकल जाएगा। बहुत लंबा है भी नहीं, 3 हफ्ते और 1 महीने के आसपास की सारी बातचीत है। लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी था कि केवल शुक्र के कारण सब कुछ नहीं हो रहा है, उस पर जो 2 और ग्रहों का प्रभाव है वो भी अपना असर करेगा।
टोटलिटी में वो सारी बात देखनी पड़ी हमें, क्योंकि वो ग्रह ही ऐसे बैठे। जो उपाय किए जा सकते हैं उसमें शुक्र का जो उपाय है वो किया जा सकता है। और शुक्र के उपाय के लिए आप क्या कर सकते हैं, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्र के लिए कुछ दान कर सकते हैं और मंगल के लिए कुछ दान कर सकते हैं। ये जो उपाय चारों बताए ये सभी लग्नों पर बराबर वैलिड हैं, किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जिनको ज़रूरत हो, जो अनईजी फील करें, वो इन उपायों का इस्तेमाल ज़रूर करें और सब भी कर लें 3 हफ्ते, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। नुकसान कुछ नहीं होगा, उपाय करने का फ़ायदा ही होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो आप पूछिएगा, मुझसे जितना संभव है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो भी फीस का प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए और फिर आगे के प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को भी लाइक कीजिए, जिससे कि ये जो मेरा परिवार है, ये जो मेरा ज्योतिष का परिवार है, ये और बढ़े, फले फूले, मुझे भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।